293 लाख करोड़, ये है इंडिया की करंट जीडीपी। और इंडिया की इस टोटल जीडीपी में 8.3 कंट्रीब्यूशन यानी लगभग 25 लाख करोड़ का कंट्रीब्यूशन सिर्फ गुजराती कम्युनिटी का है। ये इतना पैसा है जो देश के हर मिडिल क्लास इंसान के पैसों की प्यास को बुझा सकता है, और फिर भी इनके पास 5 से 6 करोड़ रुपए बची जाएंगे। देश के 169 बिलियनियर में से 145 बिलियनियर सिर्फ गुजराती कम्युनिटी के हैं, यानी 86% बिलियनियर्स कोटा इस समय हमारे गुजरातियों के पास है। 90% डायमंड सूरत में बनते हैं, 25% कॉटन प्रोडक्ट गुजरातियों के पास है, 25% मिल्क प्रोडक्शन इनका है, 18% एक्सपोर्ट भी गुजराती संभालते हैं। और शायद यही चीज है जो गुजरात को देश का 3rd मोस्ट पावरफुल स्टेट बनाती है। आप इस देश का कोई भी बड़े से बड़ा ब्रांड उठा के देख लो, उसका मालिक आपको एक गुजराती ही मिलेगा। रिलायंस, अडानी, पार्ले, गोदरेज, सन फार्मा, अमूल, टाटा, सिम्फनी, ये सारे देश के टॉप ब्रांड्स है, और इनको संभालने वाला मालिक गुजराती। और तो और सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि यूएस की 1% पॉपुलेशन भी गुजराती ही है, और वहाँ की गुजराती कम्युनिटी एक एवरेज अमेरिकन से 3 गुना ज्यादा पैसा कमाती है। अब मैं गुजरातियों की तारीफ यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एकलौती देश की ऐसी कम्युनिटी है जो सच में धंधा करना और पैसा कमाना जानते हैं। गुजरातियों को मानो कोई ऐसा वरदान मिला है जिससे इनके परिवार का छोटे से छोटा बच्चा भी बिजनेस और मनी रिलेटेड टॉपिक्स को लेकर अवेयर रहता है। पर क्या सच में इन्हें कोई वरदान मिला है या इनकी सक्सेस के पीछे छुपे हैं कुछ सुपर सीक्रेट्स? ऐसे सीक्रेट्स जो अगर इंडिया की 40% पॉपुलेशन को भी पता चल जाए ना, तो भैया देश में स्टार्टअप्स की क्रांति आ जाएगी। और ऐसा कहने के पीछे मेरा सबसे बड़ा रीजन है इनका सीक्रेट नंबर 1, एंड दैट इज देयर रिस्क टेकिंग एबिलिटी। जरा आप इस 11 साल के पकोड़े बेचने वाले बच्चे को देखिए। इसे देखकर क्या लगता है ये महीने का या साल का कितना कमाता होगा या आगे जाकर क्या कर लेगा? वेल, अगर मैं कहूँ कि ये 11 साल का लड़का आगे चलकर भारत का सबसे अमीर बिजनेसमैन बनेगा तो जी हाँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ द ग्रेट धीरूभाई अंबानी की। गुजराती और रिस्क मानो एक सिक्के के 2 पहलू हैं। इनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी इन्हें एम्पावर करती है कुछ बड़ा और नया करने के लिए। 17 साल की उम्र में अपनी पकोड़े की दुकान बेचने के बाद धीरूभाई को पता लगा कि इंडिया से बहुत सारे लोग यमन जा रहे हैं और वहाँ पहुंचकर उनकी लाइफ काफी बेटर हो जाएगी। अब धीरूभाई ने अपने चचेरे भाई रामनिक लाल को खत लिखा और पहुंच गए यमन। नई जगह, नया शहर धीरूभाई को भा गया और वहाँ पहुंचकर वो एक पेट्रोल पंप पर काम करने लगे। वहाँ धीरूभाई को महीने का 300 रुपए मिलता था, पर उनका काम और उनकी स्किल्स को देखकर उनको उस एरिया का मैनेजर बना दिया गया। और इस दौरान क्योंकि काम कम हो गया था तो धीरूभाई ने पार्ट टाइम क्लर्क की नौकरी भी पकड़ ली थी। अब एक दिन वो होटल में चाय पीने के लिए गए और चाय पीते पीते धीरूभाई ने अपनी बगल वाली टेबल पर उन्होंने कई लोगों को बात करते सुना कि यमन के सिक्कों में जो चांदी लगी है ना, उसकी वैल्यू सिक्के से भी ज्यादा है। यानी सिक्का अगर 100 का है तो उसमें लगी चांदी 110 की, और अगर इन्हें पिघलाकर चांदी को मार्केट में बेचा जाए तो कोई भी रातों रात अमीर बन सकता है। अब ये लोग तो मजाक में बात कर रहे थे, पर धीरूभाई ने सोचा करके देखते हैं, रिस्क लेते हैं, देखते हैं क्या हो जाएगा। धीरूभाई की पूरी लाइफ में उनकी गट फीलिंग उनका बहुत साथ देती थी। सिक्के पिघलाने वाली एक मशीन खरीद कर उन्होंने ये काम शुरू कर दिया और सच में उन्हें अच्छा खासा पैसा भी आने लगा। और ये बात यमन में इतनी फैल गई कि वहाँ सिक्कों की कमी होने लग गई, और इससे पहले वो पकड़े जाते धीरूभाई खूब सारा पैसा बनाकर यमन से निकल पड़े वापस इंडिया के लिए। और इंडिया आकर 50,000 की इन्वेस्टमेंट से उन्होंने 1958 में मुंबई में रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन की शुरुआत करी। मसालों के व्यापार के साथ साथ उन्हें पता लगा कि सूत यानी कॉटन के फैब्रिक में बहुत ही ज्यादा मुनाफा है, और उस समय आजाद भारत का हाल कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। और तो और कॉटन मार्केट में घुसना बहुत ही मुश्किल था, वहाँ कोई भी एंटर करता उसे नुकसान ही झेलना पड़ता था। पर अंबानी जी ठहरे गुजराती, रिस्क लेना है तो लेना ही है, और ऐसा करके वो इंडस्ट्री में एंटर हो गए। पर बाद में जाकर उन्हें पता लगा कि यहाँ सभी व्यापारियों और होलसेलर ने अपनी अपनी यूनियन बना रखी है जिसमें कोई और एंटर नहीं हो सकता, और अगर होगा भी तो उसे मैन्युफैक्चर से महंगे में माल खरीद कर और आगे होलसेलर को सस्ते में बेचना पड़ेगा। धीरूभाई ने अपने खुद का व्यापारियों का यूनियन बनाया और इस मार्केट में एंटर कर गए और सभी को कहा आप सस्ते में खरीदें और महंगे में बेचें। उनका ये मेथड काम किया और पैसा भी बनने लगा, पर वहीं पर कहीं ऊपर वालों को कुछ नुकसान हो रहा था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि धीरूभाई के गोदाम पर ताला लगवाया जाए। इसके लिए उन्होंने एक ऑफिसर को घूस देकर धीरूभाई की कंपनी पर ताला लगवा दिया। और तब धीरूभाई ने जो किया, भाई उसके लिए जिगरा चाहिए। जब उन्हें पता लगा कि ये सब साजिश के तहत हुआ है तो उन्होंने अपना सारा माल उस आईएएस के घर के बाहर ले जाकर रख दिया और अपने यूनियन मेंबर्स के साथ वहीं धरने पर बैठ गए। और थोड़ी देर में उस ऑफिसर के घर पर हाई लेवल मीटिंग होने वाली थी, तो धीरूभाई ने कहा ताला खुलवा दीजिए वरना यहाँ से ना हम हटेंगे ना हमारा सामान। धीरूभाई अंबानी के आगे कोई बोल सकता था क्या? और उस ऑफिसर ने ताला खोला और वहाँ से जो उनकी गाड़ी चली उसने फिर धीरूभाई को आजाद भारत का पहला
IPO वाला इंसान बनाया, लोगों का मसीहा बनाया और साथ ही साथ 75,000 करोड़ का मालिक। 11 साल के उस गुजराती बच्चे के अंदर रिस्क लेने की जो क्वालिटी थी ना, उसने द ग्रेट धीरूभाई अंबानी बना दिया। इतना ही रिस्क लेने के साथ साथ गुजरातियों का एक और सीक्रेट होता है, सीक्रेट नंबर 2, द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। देखो, धंधा करना ना आज आसान है और नहीं कल था। उस टाइम पे बहुत से बिजनेस सिर्फ इसलिए बंद हो जाया करते थे क्योंकि उनके पास कम्पीट करने के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती थी। बट नॉट गुजरातीज, इनका दिमाग हमेशा बाकी लोगों से एक कदम आगे चलता है। एक सिनेमा हॉल में 90 रुपए कमाने वाला इस गुजराती की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। हाथ से चिप्स बनाकर बेचने वाला इस गुजराती ने इंडिया के स्नैक मार्केट में रेवोल्यूशन ला दिया और बिल्ड किया वन ऑफ द फेमस स्नैक ब्रांड जो आज हल्दीराम और पेप्सी को टक्कर दे रहा है। मैं बात कर रहा हूँ बालाजी वेफर्स की, जिनकी नेट सेल्स आज की डेट में 5,000 करोड़ रुपए है। और ये कहानी है चंदू भाई वीरानी की। दरअसल फैमिली बिजनेस में लॉस होने की वजह से चंदू भाई वीरानी को छोटी उम्र में ही नौकरी करनी पड़ी और उनकी पहली नौकरी लगी एक सिनेमा हॉल में एज ए गेट कीपर, जिसके उन्हें 90 रुपए महीना तनख्वाह मिला करती थी। अब हुआ क्या कि उस सिनेमा हॉल में जो कैंटीन वाला था ना, उसने दुकान खाली कर दी और अब उसके मालिक को नया कैंटीन चलाने वाला चाहिए था। तो उसने चंदू भाई को कैंटीन सौंप दिया और ये कहा कि यहाँ का महीने का किराया दे देना और बाकी तुम्हें जो बेचना है बेचो। तो चंदू भाई का परिवार किसान परिवार था और सभी लोग हाथ से बना खाना पसंद करते थे। तो चंदू भाई ने स्नैक आइटम के लिए हैंडमेड चिप्स बनाने का सोचा और उसे नॉर्मल से पैकेट में पैक करके सिनेमा हॉल में बेचने लगे और वहाँ पर लोगों को ये चिप्स सच में पसंद आने लगे और उनका धंधा चल पड़ा। सिर्फ सिनेमा हॉल ही नहीं बल्कि आसपास के कई लोग इनके पास आने लगे और इनकी सेल्स बढ़ने लगी। बाद में चंदू भाई को समझ आया कि क्यों ना इसे एक बड़ा ब्रांड बनाया जाए, पर इसके लिए कैंटीन से ये पॉसिबल नहीं था और मार्केट में ऑलरेडी इस फील्ड में बहुत कंपटीशन था। लगभग सारी स्नैक कंपनियां एक ही प्राइस रेट पर काम कर रही थी। अब ऐसे में चंदू भाई ने सोचा प्राइस कम ज्यादा तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने चिप्स को लार्ज क्वांटिटी में जरूर बनाकर बेच सकते हैं। दरअसल उस समय मोस्टली स्नैक कंपनी सिर्फ लोकली ऑपरेट कर रही थी और विदेशी ब्रांड लोग खाना नहीं चाहते थे। ऐसे में चंदू भाई ने मार्केट गैप को देखा और लोकल एरिया से बाहर पूरे शहर में चिप्स बेचना शुरू किया। पर इतने बड़े ऑर्डर का काम हाथ से नहीं हो सकता था, इसके लिए उन्हें चाहिए थी मशीन। आज तो सारी स्नैक्स कंपनियां मशीन यूज करती है, पर 1982 में चंदू भाई पहले ऐसे ओनर बने जिन्होंने स्नैक्स बनाने के लिए कोई मशीन ली थी और एक ब्रांड बनाया बालाजी वेफर्स। इस स्ट्रेटेजी ने उन्हें अपने कंपटीटर से एक कदम आगे कर दिया। फिर धीरे धीरे उन्होंने पहले गुजरात के 90% मार्केट को कैप्चर किया और उसके बाद 5 सालों के अंदर अंदर महाराष्ट्र, राजस्थान, MP और गोवा में अपना बिजनेस एक्सपेंड किया और इसे करते करते पूरे भारत में पकड़ बना ली। मैं जानता हूँ आप में से बहुत से लोग इस ब्रांड को नहीं जानते होंगे। लेस, कुरकुरे, बिंगो बस इन्हीं के बारे में जानते होंगे, पर बालाजी वेफर्स इन सारे ब्रांड्स को ऑलरेडी पीछे छोड़ चुका है और इंडिया में इनके अकेले के पास टोटल स्नैक मार्केट का 65% है, बिकॉज दे मेड स्नैकिंग इजी। तो आपने देखा कि गुजराती अपने बिजनेस में एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जरूर रखते हैं और भाषा इन्हें सिर्फ एक ही समझ आती है, धंधे की भाषा, धंधो फ्रेमवर्क। गुजरातियों का मानना है भाषा बोलो तो धंधे की बोलो, जिसका मतलब है डील ऐसी करो जिसमें मेरा फायदा तो पूरा हो और नुकसान भी हो तो ज्यादा ना हो, यानी हेड्स आई विन एंड टेल्स आई डोंट लूज मच। और ऐसी डील्स के लिए ये फॉलो करते हैं द धंधो फ्रेमवर्क। धंधो फ्रेमवर्क का बेस्ट एग्जांपल है US के गुजराती पटेल्स। तो पटेल्स गुजरात में रहने वाले एक छोटी कम्युनिटी थी जिनके पास काफी सारा लैंड था, पर धीरे धीरे बंटवारे की वजह से कई सारे पटेल्स को देश से बाहर शिफ्ट होना पड़ा। कुछ US गए, कुछ इंग्लैंड तो कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में बिजनेस करने लगे। पर US की पटेल कम्युनिटी सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हुई क्योंकि इन्होंने अपनाया धंधो फ्रेमवर्क। इस पटेल कम्युनिटी के कांजीभाई पटेल की 1942 में नजर पड़ी US के कंट्री साइड में पड़े एक होटल पे, जिसे बैंक रिसेशन की वजह से नीलाम कर रहा था। अब क्योंकि पटेल्स को इंग्लिश वगैरह ठीक से नहीं आती थी तो उन्हें छोटे मोटे काम के अलावा कुछ नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्हें मोटल में नई अपॉर्चुनिटी दिखाई दी जो इन्हें सस्ते में मिल रहा था। तो इन्होंने $5,000 की डाउन पेमेंट करी और वो मोटल को खरीद लिया क्योंकि उन्हें भरोसा था कि रिसेशन खत्म होने के बाद लोग फिर से होटल्स और मोटल्स की तरफ रुख करेंगे। और तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें ज्यादा चेंज की जरूरत भी नहीं पड़ती। होटल खरीदने के बाद बारी थी कॉस्ट कटिंग की। पटेल्स ने वहाँ के सारे एम्प्लॉयज को निकाल दिया और अपने परिवार के लोगों के साथ सारा काम खुद ही करना शुरू कर दिया और इसी वजह से वो सस्ते दामों पर लोगों को मोटल्स ऑफर करने लगे। और जैसे ही रिसेशन खत्म हुआ उनका ये आइडिया काम कर गया और उनको मिलने वाला पैसा उन्होंने मोटल्स में री इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और ऐसे ही एक के दो से तीन मोटल खरीदते चले गए। फिर एक के बाद एक होटल्स और मोटल्स में इन्होंने एम्बियंस बेटर किया जिसने और ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया और बाद में इन्होंने अलग अलग जगह से पटेल्स को बुलाकर उन्हें भी इन्वेस्ट करने को कहा और इसके बाद पटेल्स US के मोटल के किंग बन गए और आज की डेट में पटेल्स US का 40%
50% मोटर बिजनेस संभालते हैं, $40 बिलियन से ज्यादा एसेट ओन करते हैं, 725 मिलियन से ज्यादा का टैक्स भरते हैं और 6 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। यानी इनके सीक्रेट सिंपल है, धंधा ऐसा करो जिसमें हेड्स आई विन एंड टेल्स आई डोंट लूज मच। और जब आपकी रिस्क कैपेबिलिटी कम होती है तो आपको प्रॉफिट होना ही होना है। अब धंधो फ्रेमवर्क के बाद आता है गुजरातियों का 4th सीक्रेट, हादसे को अवसर में बदलो। गुजरातियों का सबसे बड़ा सीक्रेट ये भी है कि ये हमेशा नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन को भी पॉजिटिव में बदल देते हैं। कुछ ऐसी कहानी थी करसन भाई पटेल की। वॉशिंग पाउडर निरमा, आई गेस ये एडवर्टाइजमेंट हम सबने अपने बचपन में बहुत देखा होगा। 90s में दूरदर्शन से लेकर 2016 तक के HD कलर टीवी पर ये एडवर्टाइजमेंट खूब जोरों शोरों से चला करता था। पर क्या आप जानते हैं इस ब्रांड के पीछे की कहानी बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग है। अब निरमा नाम सुनकर आप सबको क्या याद आता है? एक वॉशिंग पाउडर जो हमारे मम्मी पापा के लिए एक एलिट वॉशिंग पाउडर माना जाता था। पर करसन भाई पटेल का निरमा ब्रांड रखने के पीछे का कारण था उनकी बेटी निरुपमा, जिन्हें वो निरमा कहकर बुलाया करते थे। काफी यंग एज में कार एक्सीडेंट में उनकी जान चली गई थी। करसन भाई इस इंसिडेंट के बाद काफी डिप्रेस्ड थे और उन्होंने सोचा कुछ ऐसा काम शुरू किया जाए जिससे मेरी बेटी का नाम हर हिंदुस्तानी की जबान पर अमर हो जाए। इसलिए वो अपनी जॉब से आकर पीछे वाले वेयर हाउस में डिटर्जेंट फॉर्मूले पर काम करने लगे। उन्होंने देखा मार्केट में जो विदेशी डिटर्जेंट प्रोडक्ट है उसमें केमिकल कंसंट्रेशन ज्यादा है, प्लस में HUL का सर्फ 15 रुपए के आसपास का था। 1969 में 15 रुपए भी बहुत हुआ करते थे। इसलिए करसन भाई ने इंडियन टेक्निक का यूज करके एक ऐसा डिटर्जेंट बनाया जो हाथों के लिए भी अच्छा हो और पॉकेट फ्रेंडली भी। करसन भाई ने अपना पहला डिटर्जेंट बनाया मात्र 3.5 रुपए में। अब उनके पास ज्यादा सोर्सेज नहीं थे और न ही वो मार्केटिंग और सप्लाई के लिए ज्यादा पैसा खर्च कर सकते थे, तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट को पहले लोकल एरिया में सप्लाई करने का शुरू किया। उन्होंने घर घर जाकर साइकिल में डिटर्जेंट की सप्लाई शुरू करी। आप सब जानते ही एक नॉर्मल सेल्समैन की इंडिया में क्या हालत है। करसन भाई पटेल को भी उन सारी परेशानियों से गुजरना पड़ा, पर प्राइस पॉइंट कम होने की वजह से लोगों ने उन्हें सुनना शुरू किया और उनका प्रोडक्ट खरीदने भी लगे और धीरे धीरे डिमांड बढ़ने लगी। तो करसन भाई ने सोचा क्यों ना अपने प्रोडक्ट को लोकल स्टोर्स पर लगा दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया, पर अभी भी निरमा को लोग ज्यादा खरीद नहीं रहे थे और ऐसे में लार्ज स्केल पर रीच करने के लिए उन्होंने अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए एडवर्टाइजमेंट बनवाया। वॉशिंग पाउडर निरमा DD नेशनल पर चालू हुई इस एड ने मानो लोगों के दिलों में घर कर लिया। अब हर कोई निरमा को जानने लगा। 1980s तक गुजरात से बाहर निकलकर निरमा पूरे इंडिया में फेमस हो चुका था और तो ये प्रोडक्ट इतना फेमस हो चुका था कि दुकान में जब औरतें निरमा डिटर्जेंट खरीदने जाती तो दुकानदार को उन्हें ये कहना पड़ता कि एक दिन में सारी सप्लाई खत्म हो गई, अब अगले महीने आना। निरमा ने ऐसी मोनोपोली बना ली कि आज की डेट में टोटल सोप एंड डिटर्जेंट मार्केट का 35% शेयर करसन भाई पटेल के कंट्रोल में है। और अपनी बेटी के साथ साथ उस हादसे को करसन भाई ने अवसर में बदल दिया और 4000 करोड़ की कंपनी के मालिक बन गए। सीक्रेट नंबर 5, इनोवेशन एंड एक्सपेंशन। देखो किसी भी धंधे का सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट होती है टाइम के साथ चेंज। इसलिए हर गुजराती बिजनेस कहीं ना कहीं इनोवेशन और न्यू लॉन्चेस पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, बिकॉज दे नो चेंज इज द नेसेसिटी। कुछ ऐसा ही किया सन फार्मा के मालिक दिलीप सांघवी ने, जिन्होंने 27 साल की उम्र में सन फार्मा की शुरुआत करी, जो आज 40,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट करती है, 100 से ऊपर कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को सेल करती है और 2.5 लाख करोड़ की मार्केट वैल्यूएशन के साथ सन फार्मा देश की लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है। पर ये सब कुछ हमेशा से इतना आसान नहीं था। दरअसल दिलीप के पिताजी अपना खुद का फार्मास्यूटिकल स्टोर चलाते थे, इसलिए दिलीप जी को इस बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया था। 27 की उम्र में मात्र 10,000 रुपए की कैपिटल के साथ दिलीप जी ने सन फार्मा की शुरुआत करी। दिलीप जी ने देखा कि नॉर्मल जेनेरिक मेडिसिन में बहुत ज्यादा कंपटीशन है और अगर हमें बड़ा बनना है तो किसी ऐसी मार्केट में एंटर करना पड़ेगा जहां कंपटीशन कम हो और लोगों का भरोसा जीता जा सके। इसलिए उन्होंने ढूंढा साइकेट्रिक मेडिसिन। अब इस नीश में उतरने के बाद उन्होंने जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता था वो वापस से सन फार्मा में इन्वेस्ट कर दिया करते और नई नई अपॉर्चुनिटीज और पब्लिक रिलेशन के आइडिया सर्च किया करते थे। और ऐसे ही करते करते उन्हें एक आइडिया आया मार्केटिंग इनोवेशन का। उन्होंने देखा कि मोस्टली फार्मा कंपनी सिर्फ B2B सेल्स कर रही थी और उन्होंने अपना प्रोडक्ट्स को हॉस्पिटल और पब्लिक दोनों में बेचना शुरू किया, यानी कि FMCG कंपनी की तरह ऑपरेट करने लगे। और इसी वजह से सन फार्मा इंडिया की इकलौती ऐसी कंपनी है जिसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाकी कंपनियों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। सन फार्मा 100 रुपए के प्रोडक्ट पर 45 रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्न करती है। अब बारी थी सन फार्मा के ग्लोबल एक्सपेंशन की। तो 1997 में दिलीप जी को पता चला कि कार्को फार्मा नाम की एक कंपनी है जो लॉस में जा रही है और यही सबसे बेस्ट टाइम था इस कंपनी को एक्वायर करने का। तो फाइनली उन्होंने कार्को फार्मा को पूरी तरीके से एक्वायर कर लिया और धीरे धीरे यूएस में भी मार्केट लीडर बन गए। आज की डेट में सन फार्मा का 70% रेवेन्यू यूएस की टॉप सिटीज से आता है और इसके बाद 2014 तक कार्डियोलॉजी के प्रोडक्ट बनाना शुरू भी कर दिया। और इसी साल उन्होंने रेनबैक्सी के मेजर शेयर्स को खरीदा जिसने इन्हें देश का सबसे अमीर आदमी बना दिया। अब
अब 2015 तक वो मुकेश अंबानी से आगे निकल चुके थे और उन्हें 2016 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो एट लास्ट गुजरातियों का मोस्ट इंपोर्टेंट बिजनेस सीक्रेट है बी इनोवेटिव एंड एक्सपेंड कंटिन्यूअसली। अब ये 5 स्टोरी हमें गुजरातियों के धंधा करने के माइंडसेट के बारे में सिखाती है कि चाहे आपकी जेब में पैसे कम हो, लेकिन पैसा कमाने की जो भूख है ना, वो आपको दुनिया का सबसे अमीर इंसानों की लिस्ट में लाकर खड़ा कर सकती है। जय हिंद।